जय हिंद। आज हम क्या पढ़ेंगे? समास। ठीक है ना। तो समास का मतलब क्या होता है पहले ही जानते हैं, क्योंकि समास जब तक ऐसे में तो समझ नहीं है समास क्या है, लेकिन जब इसको हम डीपली इसी वर्ड में इसका आंसर ढूंढ लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हमारा क्या है, समास। तो समास दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला क्या है? सम। क्या है? सम। और दूसरा आस। आस का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। और सम का मतलब होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ठीक। क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। तो इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना हमारा? समास। यानी समास का मतलब हुआ इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये समास। क्या बन जाएगा? समास। समास का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ करके एक जो शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं? समास। यानी हम समास में क्या कर सकते हैं? संक्षेपण, मतलब जोड़ना। क्या कर सकते हैं? जोड़ना। हाँ, यानी कि दो शब्दों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? समास। ठीक है ना। इन दो शब्दों संक्षेप और कथन, यानी कि कथन को क्या करना? छोटा करना। क्या करना? छोटा। नीला है जो कमल। ठीक। नीला है जो कमल, ये सब बहुत बड़ा शब्द है ना। 1 2 3 4 है ना। तो इन शब्दों को हमको क्या करना है? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। तो हम कई शब्दों का जो एक योग होता है और छोटा करके बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? समास। और इसको क्या बोलेंगे? नील कमल। क्या बोलेंगे? नील कमल। समझ में आई बात? कि हम कई शब्दों का एक जो संक्षेपीकरण करते हैं, मतलब जोड़ करके एक करते हैं। ठीक है ना। उसमें कुछ चीजों का क्या करते हैं? लुप्त कर देते हैं या हटा देते हैं या उसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं। तो नीला है जो कमल अर्थात नील कमल, ये हमारा क्या है? समास है। क्या है ये? समास। समास का मतलब संक्षेप करना, छोटा करना। और ये आपका क्या है? समास विग्रह। क्या है? समास विग्रह। मतलब समझ में आया? यानी समास का मतलब क्या हो गया? इकट्ठा करके जोड़ना एक, है ना। यानी कुछ भी विभक्तियों का लोप करके या विकार पैदा करके क्या करेंगे? हम छोटा कर देंगे, वो हमारा क्या हो गया? समास। और जब हम उसको एक्सपेंड फॉर्म में कर देंगे, यानी कि जब अलग अलग कर देंगे तो क्या हो गया? समास विग्रह। मतलब विग्रह का ही होता है कि अलग करना, है ना। विग्रह मतलब क्या होता है? अलग करना। तो समास को अलग करना ही क्या होता है? समास विग्रह। दो चीजें हमने सीखा, क्या? एक समास, दूसरा समास विग्रह। समास क्या होता है? जब हम शब्दों को जोड़ करके संक्षेप करते हैं, है ना। और जब हम उसको अलग करते हैं, जैसे नील कमल को हम अलग करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? समास विग्रह। और वो कैसे होगा? नीला है जो कमल अर्थात नील कमल। समझ में आएगा? चौराहा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौराहा, है ना। चौराहा में यहाँ पे देखो, चौराहा है ना, 4 राहों का समूह। इसको क्या बोलेंगे? 4 राहों का समूह, है ना। अब इसमें बताओ कि इसमें समास कौन है या समास विग्रह कौन सा है? ये आपका क्या है? क्या है? ये समास है। क्या है? समास है। और ये क्या है? ये विग्रह है। क्या है? समास विग्रह। क्या है? समास विग्रह। हाँ, समझ में आया? ये आपका क्या है? संक्षेप में है और इसका क्या है? विस्तार है। क्या है? विस्तार। तो जब हम विस्तार रूप में लिखते हैं तो क्या होता है? समास विग्रह होता है। और जब उसको हम जोड़ करके एक बनाते हैं, संक्षेप करके लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? समास। तो समास क्या है? जोड़ना, है ना। जोड़ करके छोटे में लिखना और विग्रह करके अलग करके लिखना, समास विग्रह हो जाएगा। समास और समास विग्रह, है ना। समास मतलब संक्षेप में लिखना, है ना। क्या है? संक्षेप में लिखना। और विग्रह का मतलब क्या है? अलग करना, है ना। उसमें अलग अलग लिखना कि हाँ क्या है उसमें वास्तविक रूप से। जैसे चौराहा बोलते हैं हम लोग, बोल देते हैं ना कि चौराहे पे जाना है,
तो चौराहे का मतलब ये समझ गया कि ऐसा ऐसा जगह जहाँ चार राहें आके क्या करती हैं, मिलती हैं। यानी कि इधर से भी एक राह है, इधर भी और इधर भी और इधर भी, यही हुआ ना चौराहा। और तिराहा का मतलब क्या हुआ, मतलब ये तीन राह, मतलब एक राह इधर से मिल रही है, एक इधर से मिल रही है और एक इधर। तो तिराहा हम अगर कहते हैं, तिराहा कहते हैं तिराहे में हमको जाना है, तो तिराहा का मतलब क्या है, ये समास हो गया आपका, क्या हो गया, समास हो गया। और अगर हम तीन राहों का समूह, तीन राहों का समूह, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। समास विग्रह का मतलब अलग करना और समास का मतलब जोड़ना। तो समास कैसे करोगे, संक्षेप मतलब छोटे में लिखना है, समास हो गया, और उसको अलग अलग लिखना हो, क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। बहुत आसान है। अब देखो इतना हमको समझ में आ गया, ठीक ना। अब आगे देखते हैं इसमें कि समास में प्राय दो शब्द होते हैं। कितने होते हैं, दो। समास में कितने होते हैं, दो शब्द होते हैं समास। कौन सा, पूर्व पद और दूसरा है आपका उत्तर पद। क्या है, उत्तर पद, यानी दो ही पद होते हैं, ठीक है ना। दो पद होते हैं जिसमें एक पूर्व पद होता है, एक क्या होता है, उत्तर पद। अब पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले, क्या होता है, पहले। और उत्तर का मतलब क्या है, बाद। यानी कि जो पहले वाला पद होगा उसको पूर्व पद बोलते हैं, और जो बाद वाला पद होगा वो क्या होगा, उत्तर पद बोलते हैं। कैसे हमको पता चलेगा, ये भी हम जान लेते हैं। कैसे पता चलेगा, राजपुत्र, एग्जाम्पल देख लो, राजपुत्र है ना, ये आपका क्या है, राजपुत्र। अगर इसको देखा जाए तो क्या है, समास है, समास विग्रह है, समास है। राजपुत्र का मतलब क्या होगा, अगर विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। अब इसमें हमने कहा कि समास में कितने होते हैं, दो पद होते हैं, पूर्व और उत्तर पद। अब इसमें पूर्व पद कौन होगा, उत्तर पद कौन होगा। अब देख लो, पूर्व का मतलब पहले, यानी ये आपका क्या है, पूर्व पद। क्या है, पूर्व पद। क्या है, और ये आपका क्या हो गया, उत्तर पद। क्या है, उत्तर पद। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, क्योंकि आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी कि कौन सी प्रधानता कौन से समास में होती है, कौन से पद की प्रधानता कौन से समास में होती है। तो जैसे हमने बताया कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो उत्तर का मतलब है कि ये वाला पद प्रधान होगा, और ये क्या होगा, गौण होगा। गौण का मतलब जिसका मतलब कम होगा, है ना, मेन ये होगा, उसके साथ ये असिस्टेंट के रूप में काम करेगा, इस तरह से। तो पूर्व पद उत्तर पद समझ में आया, क्यों समझ आ गया ना। तो राजा, इसको अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, है ना। ये हमारा अव्यय होता है, क्या होता है, अव्यय, ठीक ना। तो इसका लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद क्या बन जाता है, राजपुत्र बन जाता है ना। अब ये दे देगा आपको, कहेगा कि इसका समास बताइए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, समास में आपका राजपुत्र हो जाएगा। और कौन सा समास में जाएगा, जब हम आगे पूरा पढ़ेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा समास में जाएगा। अब बात आती है समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ये समझ आया, क्यों। चलो ठीक है, आगे देखते हैं कि समास कितने भाग हैं। समास क्या है ना, समास के आपके कितने होते हैं, 6 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 6 भाग, ठीक है। पहला होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा द्विग समास। ठीक है, द्विग समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। और चौथा आपका, पांचवा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठवां कौन सा बचा, याद है कुछ, बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। आएगा समझ में। अब ये
6 समास हमने पढ़ा, ठीक है ना। तत्पुरुष में भी आपके कितने होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और इसके भी 6 होते हैं, ठीक है ना। 3 4 5 6। अभी तो हम केवल इनके बारे में समझेंगे। अव्ययी क्या होता है, तत्पुरुष क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, द्विव क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है, बहुव्रीहि समास। आज हम इतने शॉर्टकट में सीखेंगे कि दूसरी क्लास अगर लोगे तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। तो अव्ययी भाव का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं पहले। तो अव्ययी भाव का मतलब होता है कि जो अव्यय से मिल करके बना हो, क्या हो, अव्यय से मिल करके बना हो, ठीक है ना। क्या होता है, अव्यय। इसमें क्या होता है, कौन सा पद प्रधान होगा ये देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि पूर्व पद प्रधान होगा। कौन सा होगा, पूर्व पद, ठीक है ना। इसमें आपका उत्तर पद, ठीक है ना। इसमें भी आपका उत्तर पद, ठीक है ना। इसमें आपका द्विग समास में भी उत्तर पद ही रहेगा, ठीक है ना, उत्तर पद। अब इसमें जो है कि दोनों रहेगा, क्या रहेगा, पूर्व और उत्तर, ठीक है ना। दोनों पद प्रधान रहेगा, क्या रहेगा, दोनों पद प्रधान रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, कोई तीसरा रहेगा, ठीक है ना, तीसरा पद। यानी 2 होते हैं, 2 के बजाय इसमें तीसरा पद क्या रहेगा, प्रधान रहेगा। आई बात समझ में। तो अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व और बहुव्रीहि। इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होगा, इसमें उत्तर, इसमें उत्तर, इसमें उत्तर, यानी ये 3 में उत्तर पद प्रधान होगा और द्वंद्व में आपका दोनों प्रधान होंगे, ठीक है ना। और बहुव्रीहि में तीनों, तीसरा मतलब दो होते हैं तो दोनों ना होकर के कोई अन्य रहेगा, यानी तीसरा रहेगा। आई बात समझ में। अच्छा, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे प्रति धन दिन, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। ये प्रति क्या है आपका, अव्यय है, क्या है, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है कि जिस शब्द में लगता है या कहीं भी इसको यूज करने से किसी लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझ गए ना। यानी कि जो अव्यय शब्द होते हैं वो कहीं भी किसी के साथ लग जाते हैं, उससे कोई भी सेंटेंस में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रति व्यक्ति हो गया, है ना। और मान लो यहां से ये समझ में आया, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन, आज धन जन्म बराबर जन्म से, ये आजन्म हो गया है ना, जन्म से लेकर के क्या है आपका, ये आपका संधि विग्रह हो गई, समास विग्रह, है ना। अब इसमें तत्पुरुष में हमने क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसमें 6 पार्ट होते हैं, हम नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहे हैं, आगे वाली क्लास में हम बताएंगे उसको, ठीक है ना। तत्पुरुष जैसे राजकुमार, क्या है, राजकुमार। अगर ये क्या है, राजकुमार है, मतलब इसको हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार, क्या हो जाएगा, राजा का कुमार, है ना। ये क्या हो जाएगा, राजा का कुमार, ठीक है ना। और एग्जाम्पल जैसे राजाज्ञा, क्या हो जाएगी, राजाज्ञा। अब इसका बताओ ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, राजा का, हाँ, राजा का ज्ञान, सॉरी, राजा का आज्ञा, क्या हो जाएगा, राजा का आज्ञा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद शोकमग्न, शोकमग्न, इसमें क्या हो जाएगा, शोक में मग्न, ठीक है। शोक में क्या हो जाएगा, मग्न हो जाएगा, ठीक है, शोक मग्न। अब ये हमारा क्या है बताओ, ये हमारा क्या है, समास विग्रह है। और ये क्या है, समास, ये समास है और ये समास विग्रह, समास विग्रह, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, क्या है। अब यहाँ पे देखो उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी आपका करण को सर्वप्रधान को के लिए अपादान से, जब जैसे पेड़ से पत्ता गिरा है ना, से अलग होता है ना, तो वो आपका तत्पुरुष समास में जाएगा, लेकिन अभी उसको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है ना।
पहले इसे नॉर्मल समझ लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं, इसमें तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष में 6 पार्ट होते हैं, उसको अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया अव्ययी भाव में क्या होता है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है ना, और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कर्मधारय क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विशेषता क्या है, कैसे हम पकड़ेंगे, इसमें विशेषण और विशेष का भाव होता है। क्या होता है, विशेषण और विशेष का भाव। विशेष। अब विशेषण क्या होता है, विशेष से क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं, है ना। विशेषण क्या होता है, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, काला आदमी, ठीक है। विशेषण विशेष से हम समझ लेते हैं पहले, ठीक ना। काला आदमी, अब इसमें देखो विशेषण कौन है, विशेष कौन है। विशेषण ऐसा शब्द जो क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्या बताता है, विशेषता। तो ये आपको क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण। आएगा समझ में। और ये आदमी क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष। मतलब हम समझ में कैसे समझ सकते हैं कि जो शब्द विशेषता बताता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताता है वो क्या होगा, विशेष, है ना। जैसे और कोई गोल आलू, ठीक है ना, गोल आलू, है ना। तो अब इसमें देखो गोल आलू है, तो इसमें विशेषण क्या है, विशेष क्या है, गोल क्या है आपका, आलू की विशेषता क्या है, गोल है। तो गोल जो विशेषता बताया शब्द वो क्या है, विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ये आपका क्या हो गया, विशेष हो गया। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष का जहां भाव अर्थ प्रकट हो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है ना। यानी इसमें हमने क्या देखा कि विशेषण और विशेष का संबंध है, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल मेन देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका मेन एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे चरण कमल। क्या है, चरण कमल, चरण कमल, है ना। अब इसमें देखो ये क्या है, हमारा पूरा समास है, समास है ना। अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कमल के समान चरण। क्या हो जाएगा, कमल के समान कमल के समान कमल के समान चरण। अब यहाँ पे हम कैसे पहचाने कौन सा समास है, तो इसमें देखो ये पूर्व पद हो गया, है ना, और ये उत्तर पद हो गया। और हमने देखा कि इसमें भी उत्तर पद, इसमें भी उत्तर पद। लेकिन यहाँ पे देखो कि अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या है, चरण कमल, यानी कि कमल के समान। विशेषण विशेष आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमल के समान, यानी कमल क्या है आपका, विशेषण है, चरण क्या है, विशेष। कमल के समान चरण। कमल आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। कि चरण उसके कैसे हैं, कमल के जैसे, है ना। यानी कमल उसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ये क्या हो गया, विशेष हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं इसका, कर्मधारय का बहुत बढ़िया एग्जांपल देखेंगे, मृग नयन। तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मृग के समान, मृग के समान नयन। क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो मृग क्या है, मृग के समान नयन, यानी कि मृग हमारा क्या है, विशेषण है, और नयन क्या है, विशेष है। तो जहां पर ऐसा अगर भाव आए तो ये समझ जाओ कि वो कौन सा समास होगा, कौन सा होगा, कर्मधारय समास, ठीक है ना। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है ना, नीलकंठ। अब नीला है जो कंठ, इसका समास विग्रह क्या होगा, नीला है जो कंठ, है ना। अब यहाँ पे देखो नीला आपका क्या है, विशेषण है, और कंठ क्या है, विशेष है। ये आपका क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। और क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष। सही लिखा है, हाँ ठीक है। तो हम इससे पकड़ सकते हैं कि कौन सा समास है,
कर्णधारय कर्मधारय समास है ना। जहाँ पे विशेषण विशेष्य का भाव हो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। तो इसमें हमने देखा कि अव्ययवाचक आता है, जिनमें अव्यय यूज होता है वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें 6 होते हैं, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे, जैसे हमने कुछ बताया है ना। और तीसरा क्या है, कर्मधारय। कर्मधारय में हमने क्या बताया कि इसमें विशेषण और विशेष्य का क्या रहता है, क्या रहता है, विशेष और विशेष का भाव रहता है, मतलब एक दूसरे के पूरे रहते हैं, एक विशेषण रहेगा, एक विशेष के रूप में यूज होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है ना, इतना समझ में आया थी। अब आगे देख लेते हैं। आगे इसमें क्या है, बहुत ही आसान से हम समझ सकते हैं दीर्घ समास। यहाँ दीर्घ समझ में आ रहा है ना। दीर्घ का मतलब ऐसे समझो, दीर्घ मतलब दो समझो, दीर्घ मतलब क्या समझो, दो। समझ गए ना, दीर्घ का मतलब क्या है, दो। दो का मतलब 2 3 4 5 6 7 मतलब दीर्घ का मतलब दो समझो। ठीक है ना, न्यूमेरिकल भी इसको बोलते हैं वैसे एक तरह से। ठीक ना, द्विक का मतलब न्यूमेरिकल कंपाउंड कुछ इस तरह से। इंग्लिश में न्यूमरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमरल। तो इंग्लिश में अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो द्विक का मतलब दो पढ़ो। क्या पढ़ो, दो 2 3 4 5 6 मतलब इस तरह से। अगर किसी समास में है तो समझ लेना कौन सा समास है, द्विक समास है, जिसमें गिनती हो। जैसे अभी हमने क्या बताया था, चौराहा। क्या बताया था, चौराहा। क्या बताया था, चौराहा। अब इसमें बताओ 4 राहों का समूह इसका, तो यहाँ 4 आया कि नहीं आया, इसका अगर विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह है ना। तो यहाँ पे 4 आया कि नहीं आया, है ना। तो यहाँ ये कौन सा समास हो जाएगा, चौराहा, द्विग समास। बहुत आसान पकड़ने का, इससे अच्छा टेक्निक कोई बता ही नहीं सकता है। द्विग समास कैसे पकड़ोगे, जिसमें गिनती आ जाए। ठीक है ना, जिसमें गिनती आ जाए वही आपका क्या होगा, द्विग समास होगा। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सप्ताह बोलते हो ना, सप्ताह का मतलब क्या होता है, सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह होता है ना। क्या होता है, 7 दिनों का समूह है ना। तो हमने देखा क्या कि जब उसमें न्यूमेरिकल रहे यानी नंबर रहे 2 3 4 5 6 है ना, वो क्या हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है पकड़ने का। ठीक है ना। और एक जैसे बता दो, दोपहर है ना, मतलब दोपहर जहां पे होता है ना, दोपहर का मतलब क्या है, दो पहरों का समूह। क्या हो जाएगा, दो पहरों का समूह। समझिए नहीं। और जैसे दशानन, क्या हो जाएगा, दशानन। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि ये मतलब द्विग समास होगा कि बहुव्रीहि समास होगा। क्यों, जब अगर बहुव्रीहि समास नहीं दिया है, दशानन का मतलब होता है 10 आनंद जिसको हो, आंख है ना, सिर, तो वो रावण के लिए यूज होता है। ये बहुव्रीहि समास, अगर बहुव्रीहि समास दिया रहेगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये किसमें जाएगा, द्विग समास है ना। किसमें जाएगा, हाँ। तो जिसमें आपका क्या रहे, नंबर रहे, वो कौन सा समास होगा, द्विग समास हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत आराम से समझ आया द्विग समास। अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमने क्या दिखा है, दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, यानी उसमें कोई भी नगण्य नहीं रहेगा, दोनों पद प्रधान। जैसे मान लो दिन रात है ना, तो यहाँ पर दिन भी बराबर वैल्यू है और रात की भी बराबर वैल्यू है ना। अब यहाँ पर दिन हटा दो, रात हटा दो, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब यह है कि दोनों का क्या है, बराबर वैल्यू है। और इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप इससे पहचान सकते हो, इसको क्या बोलते हो, योजक चिन्ह। क्या बोलते हो, तो योजक चिन्ह अगर लगा रहे तो ये समझ जाना कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब दो है ना, ये देखो द्वंद्व मतलब दो है ना, दोनों। द्वंद्व मतलब दोनों, ऐसे समझो है ना, कि दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। ठीक है ना। अब जैसे माता पिता आया ना, ये कौन सा समास है, इसको समास विग्रह करोगे तो माता और पिता क्या हो जाएगा, माता और पिता, दिन और रात है ना। आकाश पाताल है ना। अब ये क्या है, आकाश और पाताल, ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व। द्वंद्व मतलब दोनों, द्वंद्व मतलब
दोनों, दोनों जहाँ पे क्या हो प्रधान हो क्या हो द्वंद्व समास। बहुत आसान है, इसमें 2 3 4 याद रखो, जिसमें नंबर ही है द्वितीय समास, कर्मधारय विशेषण विशेष हो गया, तत्पुरुष में आपको उत्तरपद प्रधान रहेंगे, जिस विषय है उसको पढ़ाएंगे आगे। अव्यय भाव में क्या होता है अव्यय होता है, ठीक है ना। द्वंद्व भी समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट बहुब्रीहि समास। इसमें क्या दिया है कि दो ही पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, बट इसमें दिया है कि इसमें क्या है तीसरा पद प्रधान होगा। समझिए नहीं, तीसरा मतलब जो उसमें रहेगा उससे कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, है ना। तीसरा अर्थ का मतलब है कि तीसरा, जैसे लंबोदर बहुत तुम लोग पढ़े होगे ना, क्या लंबोदर क्या है लंबोदर। लंबोदर का मतलब है लंबा है जिसका उदर, क्या है लंबा है जिसका उदर। उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है ना। लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, अर्थात कौन किसका पेट लंबा है गंधा हिलाना है, तो लंबा है जिसका उदर मतलब पेट, उदर का मतलब पेट होता है। गणेश भगवान को किसको बोलते हैं गणेश भगवान को, मतलब क्या है गणेश, है ना। समझ गए नहीं, यानी यहाँ पर इसका अर्थ न निकल करके तीसरा अर्थ निकल रहा है। आई बात समझ में कि नहीं समझना है, आ गया। लंबोदर का मतलब लंबा है जिसका उदर मतलब गणेश, यहाँ तीसरा अर्थ क्या आ रहा है गणेश का आ रहा है, यहाँ किसका आ रहा है रावण का आ रहा है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कौन सा समास है बहुब्रीहि समास, कौन सा है बहुब्रीहि समास, है ना। और एक एग्जांपल बता देते हैं, पंकज, कौन सा पंकज। पंकज जानते हो किसका पर्यायवाची है, पर्यायवाची का पढ़े होगे पता होगा कमल का, है ना। तो पंकज का मतलब होता है कमल। तो इसको अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंख में पैदा हो है जो, पंख में पैदा है जो, है ना, अर्थात कमल। क्या हो जाएगा कमल। समझ गए नहीं। तो ये रहा आज का समास, ठीक है ना। तो हमने 6 समास थोड़ा थोड़ा बता दिया है, ठीक है ना। और इसमें लगभग क्लियर हो गया, यही सब तुम लोग को बताना है, ठीक ना। तो मैं अपने साथियों को कुछ कहना चाहूँगा। तो जो भी इस वीडियो को देखा है अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर सकता है, और ENT क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।